नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है, इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो हमारा बाल विकास यानी कि सीडीपी के अभिकथन और कारण यानी कि एसर्शन रीजन्स के क्वेश्चन से संबंधित रहने वाला है। इस पूरी वीडियो में हमने एसर्शन रीजन के ही क्वेश्चंस को कवर किया है। आप जानते हैं कि सीडीपी में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एसर्शन रीजन से पूछे जाते हैं हर बार। तो ये वीडियो आप जानते हैं कितना उपयोगी है। इस वीडियो में हमने जुलाई 2024 से लेकर 2011 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमने कवर किया है। कम से कम 5 नंबर का ये वीडियो आपको रहने वाला है। तो अगर 5 नंबर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को टैकल करना भी सीखेंगे और थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड और टैग वर्ड का भी प्रयोग करना अच्छे से सीखेंगे, जिससे आप क्वेश्चंस के आंसर्स को एलिमिनेट कर पाएं अच्छे से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक बात मैं और कह दूं, आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उनका निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि ये देखिए A4 एसर्शन है यानी कि अभिकथन और R4 रीजन है यानी कि उसका कारण। हमें इन दोनों को सबसे पहले एक काम करना होता है, हमें ये देखना होता है क्या पहला जो एसर्शन है वो सही है, या उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि क्या रीजन सही है। तो पहले तो दोनों सही और गलत फाइंड आउट करते हैं, फिर दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे इसको भी हम थोड़ा समझेंगे। देखिए पहला इसमें एसर्शन दे रखा है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। पूर्वाग्रह यानी कि जो पहले से चली आ रही जानकारी है या जो आप जिस पर अमल करते हैं पहले से, ठीक है, उसकी जांच करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमेशा टीचर्स के लिए भी अपडेटेड रहना होगा आज के समय में, तभी वो बच्चों को अच्छे से सिखा सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो बिल्कुल सही हो गई। अब दूसरी बात देखते हैं। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। अगर आपने हमारी टैगवर्ड वीडियो देखी हो या कोई सी अपसारी चिंतन वाली जो वीडियोस देखी हो, वहां पर हमने बार बार बताया है जो कार्यात्मक स्थिरता है वो नई सोच को बाधित करती है। यानी कि जो फंक्शनल फिक्स्डनेस है वो क्या करती है, जो नई सोच के तरीके हैं उनको प्रिवेंट करती है, रोकती है। तो यानी कि ये नेगेटिव कीवर्ड है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन है वो सही हुआ और दूसरा ऑप्शन गलत हुआ, यानी कि ए सही है आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा बेटा कि ए सही है और आर गलत है। आगे प्रश्नों में हम ये भी देखेंगे कि ए और आर में रिलेशन हम कैसे स्थापित करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि जबकि कुछ बच्चे यानी कि जो एसर्शन है और रीजन है। अब आप इसका मतलब आगे भी क्वेश्चंस में समझ लीजिएगा। A4 एसर्शन, R4 उसका रीजन। पहला है एसर्शन, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है। हो सकता है कोई 1 साल में ही ऐसा वाक्य बोलना 2 शब्दों का और थोड़ा बड़बड़ाना शुरू कर दे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सीखने की गति अलग अलग होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की जो क्षमताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा देखेंगे जो रीजन है कि विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि विकासात्मक जो विकास का प्रतिमान है वो सांकेतिक है, ठीक है। और उसके बाद व्यक्तिगत बच्चों का विकास भिन्न भिन्न हो सकता है। 2 बच्चों में या अलग अलग भिन्नताएं हो सकती हैं। तो पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, यानी कि सही तो दोनों हो गए। अब लेकिन हमें यह भी फाइंड आउट करना है कि क्या जो दूसरा वाला है वो पहले की सही व्याख्या कर रहा है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना। अगर पहला वाला जो एसर्शन दिया है उसका सीधा सीधा नीचे उससे रिलेटेड ही कुछ दिया हो, ठीक है, यानी कि जो एसर्शन दिया है इससे अगर रिलेटेड है ये वाला, तब तो समझिए ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। और अगर जो आर है रीजन है वो ए से रिलेट नहीं कर रहा होगा
तो आप ये कहेंगे कि ए जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, व्यक्तिगत भिन्नताओं का कॉन्सेप्ट आ रहा था कि बच्चे सीखने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, और देखिए वही बात नीचे आ गई कि व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। यानी जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, दोनों में रिलेशन स्थापित हो रहा है और दोनों में एक ही कीवर्ड का प्रयोग हो रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, ऊपर व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित बात कही गई है और नीचे व्यक्तिगत भिन्नताओं के शब्द को प्रयोग किया गया है। तो ए जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, आगे भी इस तरीके से और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, जो एसर्शन है कि विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तो ए सही हो गया। अब आर देखते हैं कि बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। अगर बच्चा नवीन ज्ञान कोई है, अगर आप उसको हेल्प करेंगे तो हो सकता है वो और अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन करे और अच्छे से डिफाइन करे, इनोवेशन करे आगे, तो ए सही है और आर सही है। और सेम बात कही गई है, देखिए वही बच्चों की बात कही गई है यहाँ पर कि विद्यालय में को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए और बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन की ओर, यानी कि जो बात यहाँ है सेम बात को या सेम कीवर्ड्स को यहाँ प्रयोग किया गया है, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर कि अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व मतलब अस्तित्व या, ठीक है, या इसको एक तरीके से समझिए अस्तित्व, ठीक है, या वास्तविक परिप्रेक्ष विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, तो ये सत्व वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा निगेटिव कीवर्ड है बेटा। अगर आपने हमारी सीडीपी टैग वर्ड वीडियो नहीं देखी है, अभी जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो सत्य क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये कट जाएगा। ठीक, योग्यता का अस्तित्व संबंधी, अस्तित्व मैंने बता दिया, वही सत्य संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करता है। जब अस्तित्व संबंधी ये निगेटिव कीवर्ड है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए फिर ये मोटिवेट नहीं करेगा बेटा, फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव कीवर्ड है, यानी कि ये मोटिवेट, पहले ही हम कह रहे हैं सीखने में सहायक नहीं है, तो फिर ये मोटिवेट तो करेगा ही नहीं। तो ए भी गलत हो गया और आपका आर भी गलत हो गया। जब दोनों गलत हैं तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए, बेटा बस गलत हो गया यहीं पे। संवेगात्मक पहलू को अनदेखा नहीं करना है। ठीक है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है बेटा, ये भी गलत हो गया। संवेग और संज्ञान यानी कि इमोशंस और कॉग्निशन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, अंतः संबंधित हैं, और ये बाई डायरेक्शनल अंतः संबंधित हैं। ध्यान रखिए, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो यानी कि आर भी गलत हो गया और पहला भी गलत हो गया, तो दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबंध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, बिल्कुल सही है। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, बस यही गलत हो गया। पैसिव प्रक्रिया नहीं है, पैसिव प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक्टिव प्रोसेस है। लर्निंग इज द एक्टिव प्रोसेस, ठीक है, नॉट ए पैसिव प्रोसेस। तो पहला सही है बेटा, आर गलत है, तो ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। बेटा कुछ नहीं आता है, हम बार बार कह रहे हैं, हमारा टैगवर्ड वीडियो देख लो सीडीपी का। मानकीकृत पाठ्यचर्या इज द नेगेटिव कीवर्ड, कभी भी सही नहीं होगा, कहीं भी आ जाए, बस उसको काट देना है। तुमने मानकीकृत देखा, तुरंत काट दिया, तो पहला गलत हो गया। अब मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है। जब बेटा फिर से वही बात, अभी हमने एक प्रश्न देखा था, जब ये निगेटिव टैग वर्ड है
यानी कि जो मानकीकृत पाठ्यचर्या निगेटिव है तो ये व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में बिल्कुल भी नहीं रखेगी, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है। और जो एक मानकीकरण प्रोसेस होता है वो व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता है, बल्कि वो तो एक आइडियल देख के बनाया जाता है। ठीक है, एक मानक स्थापित कर दिया जाता है। बेटा तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ए और आर दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। बिल्कुल सही है। वंचित समूहों को समावेशन के लिए यानी कि इंक्लूसिवनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उनको सहज करना, और सहज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उनसे लगाव करना, उनसे इंटरेक्शन करना। ठीक है, तभी हम उनको सहज कर पाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान रखना। आगे भी अपनेपन का बोध सीखने के लिए अब प्रेरित करता है। बिल्कुल सही बात है कि जो अपनेपन का बोध होगा यानी कि उनसे जो लगाव करेंगे आप, वो क्या होगा, उनको सीखने के लिए अब प्रेरित करेगा। आप किसी बच्चे से लगाव करते हैं तो उसे लगता है कि टीचर हमसे लगाव कर रहा है, तो सीखने के लिए वो मोटिवेटेड होगा। तो बी, ऑप्शन बी सही है। अब रिलेशन देखते हैं। जब दोनों ऑप्शन करेक्ट होते हैं तब हम क्या देखेंगे बेटा, रिलेशन। और रिलेशन देखने के लिए सीधी सीधी बात, जो ऊपर बात कही गई है उसी से संबंधित बात अगर नीचे है तो रिलेशन करेक्ट है, अन्यथा इनकरेक्ट है। तो देखिए जो बात ऊपर थी और वही बात नीचे आ रही है, तो इनका क्या हुआ, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्रियों के पुनरुत्पादन पर जोर लेना चाहिए। देखिए बेटा मैंने बताया था जैसे ही केवल आए ये निगेटिव टैग वर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, गलत। केवल सीखी गई सामग्रियों के पुनरुत्पादन पर नहीं बल्कि आगे सीखी जाएंगी और जो पीछे सीखी गई हैं सब पर बल देना चाहिए। स्मृति ना तो रचनात्मक होती है और ना ही निर्वचनात्मक, यानी कि ना तो कंस्ट्रक्टिव है और ना ही ये कह रहा है कि निर्वचनात्मक इंटरप्रेटिव है। ठीक है, तो दोनों ही क्या होगा, ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ए गलत है, आर गलत है। जब दोनों गलत हैं तो ए और आर दोनों गलत हैं बेटा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक प्रिंट समृद्ध वातावरण यानी कि प्रिंट रिच मटेरियल जो यूज करके एक वातावरण सृजित करना चाहिए। बिल्कुल सही है सीखने के लिए। ठीक है, भाषा विकास वातावरण सहकारकों से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल गलत है। जो भाषा का विकास है वह वातावरण के सहकारकों से जरूर प्रभावित होता है। तो ए सही हो गया, आर गलत हो गया। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ए सही है और आर गलत है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सार्थक सीखने के लिए ज्ञान के निर्माण हेतु छात्रों को सक्रिय रूप से पर्याप्त अवसर एवं उदाहरण प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल सही है कि सार्थक ज्ञान सीखने के लिए क्या करना चाहिए, छात्रों को सक्रिय रूप से, यहाँ पर बहुत अच्छा वर्ड यूज किया गया सक्रिय रूप। ठीक है, समझ जाएंगे पॉजिटिव है। तो पर्याप्त अवसर एवं पर्याप्त अवसर, देखो दोनों बातें पॉजिटिव हो गई। ठीक है, और उदाहरण, देखो उदाहरण भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, प्रदान किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। सीखना ज्ञान के निष्क्रिय अधिग्रहण की प्रक्रिया है। फिर देख लो, अब यहाँ निष्क्रिय आ गया तो ये बेटा गलत हो गया, कुछ करना ही नहीं होता है। तो ऑप्शन ए सही है, आर गलत है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही, जो समस्या है उसके बारे में आपस में बात जरूर करनी चाहिए। भाषा और सोच यानी कि जो लैंग्वेज और थिंकिंग का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हम बोलते हैं, यानी कि जो हम सोच रहे हैं वही हम बोल रहे होते हैं। तो ये क्या होते हैं बेटा, आपस में इंटरकनेक्टेड होती है जो सोच और भाषा है, ना कि आपस में स्वतंत्र होती है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला सही हुआ और आर गलत है, तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक संरचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिव क्लास में ये महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों के विकास में मदद मिले। बिल्कुल सही है।
समालोचनात्मक सोच, समस्या समाधान कौशलों में मदद मिलेगी तो सही होगा। और सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन है। देखो बेटा नेगेटिव कीवर्ड है, ज्ञान का जो है सार्थक अधिगम जो होता है यानी सार्थक रूप से सीखना, ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन नहीं है बल्कि उसमें कुछ एडिशन होना चाहिए, कुछ इनोवेशन होना चाहिए। तो आर क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, ए सही होगा। ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित ही करना चाहिए। सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है, समालोचनात्मक चिंतन एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। दोनों ही बात सही है और दोनों में एक जैसी रिलेशंस भी हैं। सवाल पूछना तो आर ए की सही व्याख्या करेगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अभी बताया था जैसे ही मानकीकृत दिखे तुरंत काट दोगे, तो पहला गलत हो गया। फिर वही बात आ गई कि मानकीकृत पाठ्यक्रम जो है अधिगमकर्ताओं को यानी सीखने वालों की सभी प्रकार की व्यक्तिगत विविधताओं को समाहित करता है। बिल्कुल गलत है, ठीक है। फिर वही बात आ गई, तो दोनों गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वह विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही है, बच्चा क्योंकि कुछ जानता नहीं है, वो भ्रांति है, सही बात है, गलत बात है, बस उसे बोलना चाहिए और हमें बोलने का अवसर देना चाहिए। वो बोले, बात करे, अपनी बताए, प्रश्न पूछे, ठीक है। जिससे क्या होगा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास होगा, क्रिएटिविटी का विकास होगा। बस यही ऑप्शंस बार बार रिलेटेड होते हैं। भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, उन्हें सही गलत का या भ्रांतियों का आभास नहीं होता है बल्कि वो उनके लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है। तो ए और आर दोनों क्या है, सही हो गए। जब दोनों सही हैं तो बेटा हमें देखना होता है रिलेशन। देखो अगर जो बात ऊपर कही गई है उसी से रिलेटेड नीचे बात है तो दोनों में क्या होगा, रिलेशन पॉजिटिव होगा, यानी आर ए की सही व्याख्या करेगा। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसी नए संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। बिल्कुल सही है, पूर्व ज्ञान को और सक्रिय करना चाहिए। दोनों सक्रिय करना इज द पॉजिटिव टैग वर्ड, ठीक है, तो सही हो जाएगा। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गलत, क्योंकि जानकारी के असंबंधित खंडों से नहीं बल्कि संबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। अगर हम एक बात कर रहे हैं फिर उससे अलग दूसरी बात कर रहे हैं तो दोनों में इंटरलिंक नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा, तो बात कंप्लीट नहीं होगी, तो ये गलत हो जाएगा। जब आर गलत होगा बेटा तो पहला सही है, यानी ए सही है, आर गलत है, तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से संबंधित विद्यार्थी हैं, वहां अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसको भी ध्यान में रखना, यही गोल करके मत काटना, बल्कि कह रही है बचना चाहिए। सही हो गया। बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वह बाह्य रूप से प्रेरित हो। गलत, बाह्य रूप से प्रेरित का मतलब पुरस्कार, दंड, रुपया, पैसा, ठीक है, तो ये सब गलत हो गया। बल्कि बच्चे अच्छे से तब सीखते हैं जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, यानी कि उनमें सीखने की रुचि हो, ठीक है, उनमें सीखने की जिज्ञासा हो। तो ऑप्शन नंबर आर है वो रीजन गलत हो गया, ए सही है, तो ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे उनके होते हैं, ठीक है। बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है, और बाल विकास की बात यहाँ थी, बाल्यावस्था की देखभाल, और यहाँ भी बाल विकास है, तो दोनों में इंटरलिंक इज द पॉजिटिव, तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्रिया आधारित यानी कि एक्टिविटी आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक, यहाँ पे सॉरी, शिक्षक जो है यानी टीचर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, तो ये गलत हो गया, क्योंकि वो एक मीडिएटर, फैसिलेटर की भूमिका निभाता है, सुविधादाता की भूमिका निभाता है, संदर्भदाता की भूमिका निभाता है। तो आर गलत हो गया, ए सही है। तो सही आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और सहपाठियों संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। और अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। लेव वाइगोत्स्की ने भी यही कहा था कि जो सीखना वो क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ए सही है। और चूंकि समाज के संग सीख रहा है, बच्चों के ग्रुप के संग, तो दोनों इंटरकनेक्टेड हो गए, तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 22 देखिए कि सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे ये तो शामिल हैं, परंतु इसमें भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं है। गलत, इसमें सभी प्रकार के बच्चे शामिल हैं। ठीक है, चाहे वो जेंडर आधारित हो, चाहे वो किसी सामाजिक पृष्ठभूमि से आधारित हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, वो सब शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर आर गलत होगा, ए सही है। तो आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 23 देखिए, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि एक शिक्षक को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचना और सीखने के बारे में प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिसंज्ञान, अधिसंज्ञान यानी कि परासंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन क्या होता है बेटा? अपने बारे में सोचना। ठीक है, यानी कि सोचने के बारे में सोचना, एक तरीके से समझ लीजिए परासंज्ञान कहलाता है। तो उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। बिल्कुल सही है। तो एक दूसरे से ये संबंधित भी है, तो सही आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। बिल्कुल सही बात है। शुरू में जो अनुभव है वो बाल्यावस्था में पॉजिटिव होने चाहिए। बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक दोनों विकास के लिए। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, या आर्थ भी सही है, ए भी सही है। और बाल्यावस्था की दोनों में बात की गई है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 देखिए, ये एक कक्षा में अध्यापक को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मौखिकरण यानी आपस में इंटरेक्शन करना, चर्चा करना, संवाद करना, वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। बिल्कुल गलत हो गया। फिर वही बात, किसी भी तरीके से क्यों नहीं संबंधित है, बल्कि इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो आर गलत हो गया, ए सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 26 देखिए, एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सकें। बिल्कुल सही बात है, वो कुछ भी कहने से डरे ना। ठीक है, भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ठीक है, और दोनों में एक ही जैसी बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए 27 नंबर कि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध यानी कि जो प्रिंट रिच मटेरियल एनवायरनमेंट के सृजन पर बल देता है। बिल्कुल सही बात है। और भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। बस यहीं से गलत हो गया स्टेटमेंट कि भाषा विकास में विद्यालय की क्यों भूमिका नहीं है। भाषा विकास पूरी तरीके से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर होता है। फिर गलत हो गया, भाषा विकास समाज पर भी निर्भर होता है, सिर्फ जैविकीय परिपक्वता पर नहीं। तो ये गलत हो गया बेटा, ए सही था, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 28 देखिए, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है, हमने बताया था अभी। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। बिल्कुल सही है, और एक दूसरे से ये दोनों रिलेटेड हैं। तो पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। 29 देखिए, बच्चे केवल औपचारिक, देखिए यही निगेटिव हो गया,
केवल नेगेटिव कीवर्ड। औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं, बिल्कुल गलत। अनौपचारिक माध्यम से भी ग्रहण करते हैं, ठीक है। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल और एक ही प्रक्रिया है, गलत। बच्चों का सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए दोनों गलत हो गए। तो सही आंसर हो गया चौथा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, पीछे भी आ चुका है। निजी वाक्य यानी कि प्राइवेट बात जो होती है, स्पीच, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है, बिल्कुल सही है। अगर आपने लेब वाइगोत्स्की को सही से पढ़ा है, हमारा वीडियो देखा है, तो हमने बार बार बताया है प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और इनर स्पीच के बारे में। जो कि प्राइवेट स्पीच है वो संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है और दोनों बातें आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं, बिल्कुल सही बात है। और दोनों ही मातृभाषा से संबंधित है, इंटरकनेक्टेड है, तो पहला आंसर सही होगा। 32 देखिए, बच्चों द्वारा सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उनके माता पिता द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला, ठीक है। जो परिवार होता है या रिश्तेदार, वो सामाजिकरण के प्राथमिक कारक होते हैं और द्वितीय कारक सामाजिकरण के स्कूल, पास पड़ोस, मीडिया, समाज, ये चीजें आती हैं, ठीक है। क्लियर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।